नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑडियो बुक्स में। आज की रोमांचक और रहस्यमयी कहानी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इंग्लिश बुक डोंट स्लीप मतलब सोना मत। पार्ट 8 प्रदर्शन कला के बारे में। मुझे नहीं लगता कि कल्चर को इस तरह के आयोजन को प्रशंसात्मक टिप्पणियों के साथ सम्मानित करना चाहिए। यहां मैं तय करती हूं और तुम लिखती हो, वह मुझसे कहती है। मैं चाहती हूं कि कल सुबह लेख की एक प्रति मेरी मेज पर हो। जैसे ही मुझे यह मिलेगी, हम सब कुछ चर्चा कर सकेंगे। मेरे उत्तर देने से पहले ही हम दोनों को जनवरी अंक के लिए पत्रिका की बैठक में बुलाया जाता है। जब बैठक अंततः समाप्त होती है, तो मैं अपनी मेज पर वापस जाती हूं और क्यू की प्रदर्शनी के बारे में लेख पर काम करना शुरू करती हूं। इसे लिखने से पहले मैं तैयारी करती हूं, अपने नोट्स को ट्रांसक्राइब करती हूं और फोन साक्षात्कार से क्यू के उद्धरणों को देखती हूं। बाहर एक सुंदर गर्मी का दिन है। आकाश बेदाग नीले रंग का है। मैं सूरज में तप रही हूं जो मेरी मेज पर फिसल रहा है और जल्दी से अपने लैपटॉप पर टाइप कर रही हूं। मैं अपनी मेज पर रखे लैंडलाइन फोन की तेज घंटी से चौंक जाती हूं। लिव सुन रही है, मैं रिसीवर में कहती हूं, लिव, ये एमी है। उसकी आवाज में कुछ अजीब सी बात मेरे पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर देती है। लिव, क्या तुम घर आ सकती हो? उसकी आवाज से पता चलता है कि वह रो रही थी। अभी? हाँ। शोना? हाँ। उसकी आवाज कांप रही है। ये ऐसी लग रही है जैसे वह आंसू निगल रही हो। कृपया जल्दी आओ। यहाँ कुछ था। मुझे माफ करना। बस आ जाओ कृपया, जितनी जल्दी हो सके। लाइन पर एक क्लिक सुनाई देता है। उसने फोन रख दिया। मैं अपना बैग उठाती हूँ और रिसेप्शन के पास से दौड़ते हुए बाहर निकलती हूँ और नताली को किसी जरूरी काम के बारे में बड़बड़ाती हुई छोड़ जाती हूँ। घर के रास्ते में टैक्सी की पिछली सीट पर बैठे हुए मैं एमी को फिर से फोन करने की कोशिश करती हूँ। वह फोन का जवाब नहीं देती है। मैं खिड़की से बाहर देखती हूँ और जैसे ही टैक्सी दिन के ट्रैफिक के बीच से गुजरती है, घबराहट से मेरा मन खराब होने लगता है। जब ड्राइवर आखिरकार मुझे मेरी गली में उतारता है, तो मैं किराए के पैसे का इंतजार भी नहीं करती। इसके बजाय मैं बड़े कदमों से घर की ओर जाती हूँ और दौड़ते हुए अपार्टमेंट में ऊपर जाती हूँ। एमी? अंदर घुसते ही मैं चिल्लाती हूँ, एमी! कोई जवाब नहीं देता। उसके बेडरूम का दरवाजा थोड़ा खुला है। एमी, क्या सब ठीक है? मैं दरवाजा धक्का देकर खोलती हूँ और उसके हल्के अंधेरे वाले बेडरूम में कदम रखती हूँ। एमी और मार्को उसके बिस्तर में है, नग्न, कमर तक चादरों से ढके हुए। उनके सिर बिस्तर के हेडबोर्ड की ओर झुके हुए हैं। क्या हो रहा है तुम दोनों? मैं उनके विश्वासघात से इतनी हैरान हूं कि मुझे तुरंत भयानक विवरण दिखाई नहीं देते। वे पलके नहीं झपकाते और उनमें से प्रत्येक की छाती में एक छेद है। खून उनके पेट से नीचे बह रहा है। चादरों पर गहरे काले रंग के धब्बे छोड़ रहा है। कई हफ्तों से वे तुम्हारी पीठ के पीछे एक दूसरे के साथ सो रहे थे। मैं मुड़ने के लिए तैयार होती हूं कि मेरे पीछे से एक ठंडी आवाज आती है। उसके मजबूत हाथ मुझे पकड़ लेते हैं और मुझे एक भयानक भालू जैसी पकड़ में जकड़ लेते हैं। उसके हाथ मेरे शरीर के चारों ओर स्टील की जकड़ की तरह है। मैं चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोलती हूं, लेकिन चीख के बजाय केवल एक डर से भरा फुसफुसाहट निकलती है। तुमने क्या किया? मैं पूछती हूं। मैं नहीं। तुमने क्या किया, लिव? वह मेरे कान में फुसफुसाता है
और मैं अपनी गर्दन पर उसकी सांस महसूस करती हूँ। पुलिस सोचेगी कि तुम बिस्तर में अपनी सबसे अच्छी दोस्त और अपने बॉयफ्रेंड को पाकर इतनी स्तब्ध हो गई थी कि गुस्से में रसोई में गई और चाकू ले आई। एक सुंदर प्रहार। ध्यान दे, यह देखते हुए कि तुम खाने के बारे में लिख रही हो। उसने रसोई का चाकू लिया और यहां आई उन्हें मारने के लिए, और फिर खुद को भी। वह कहता है, एक दोहरी हत्या और आत्महत्या। दुखद लेकिन सुंदर, कम से कम मेरे दृष्टिकोण से। इससे पहले कि मैं उत्तर दे सकूं, वह मेरा हाथ लेता है और मुझे रसोई के चाकू का चिकना धातु का हैंडल पकड़ने के लिए मजबूर करता है। मैं नीचे देखती हूं और खून के रंग के जूते और पंजों पर एक अनोखा बिंदु पैटर्न देखती हूं। जब मैं उसकी पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश करती हूं, तो वह मेरा हाथ उठाता है और मुझे ब्लेड को अपने धड़ में गहराई से खोपने के लिए मजबूर करता है। दर्द बस असहनीय है। मैं घुटनों के बल गिर जाती हूं और एक तरफ लुढ़क जाती हूं। वह मुड़ता है और कमरे से बाहर निकल जाता है, जबकि मैं कालीन पर लेटी हुई दरवाजे के हुक पर लटक रहे एमी के गुलाबी किमोनो को घूरती रहती हूं। मैं एमी की मेज की ओर रेंगती हूं और हताशा में उसके लैंडलाइन फोन का तार खींचती हूं। वह मेरे बगल में कालीन पर गिर जाता है। मैं रिसीवर पकड़ती हूं और अजीब तरह से नंबर डायल करती हूं। मेरे हाथ खून से फिसलन भरे हो रहे हैं। जब मैं घाव को दबाने की कोशिश करती हूं, मुझे धुंधला सा एहसास होता है कि सामने का दरवाजा बंद हो गया है। 911 एक महिला कहती है, आपके साथ क्या हुआ है? मुझे चाकू मारा गया है। मैं रिसीवर में सांस लेते हुए कहती हूं। मैं अपना पता फुसफुसाती हूं, भारी सांस ले रही हूं और अपने ही खून में डूब रही हूं। आपका नाम क्या है? डिस्पैचर पूछती है। लिव। मैं बड़बड़ाती हूं। मैं महसूस कर रही हूं कि मैं होश खो रही हूं। लिव, आपके पास एक एम्बुलेंस भेजी गई है। वे जल्द ही आ जाएंगे। मैं आपके साथ रहूंगी जब तक वे नहीं आ जाते। ठीक है? मैं बहुत थक गई हूं। मैं अस्पष्ट रूप से कहती हूं। मैं जानती हूं प्रिय, लेकिन आप सो नहीं सकती। कोशिश करें कि न सोएं। लिव। प्रिय, वह कहती है, मुझे जरूरत है कि आप सोए नहीं। ठीक है? मेरे पास उसे जवाब देने की ताकत नहीं है। मैं फर्श पर सिर टिकाए लेटी हूं और एमी के किमोनो को देख रही हूं। गुलाबी रंग से वह काला हो रहा है और गायब हो रहा है। डिस्पैचर की तनावपूर्ण आवाज बुलाती है, लिव, क्या आप सो रही हैं? मैं अपनी आंखें तेजी से खोलती हूं, ध्यान केंद्रित करती हूं और किमोनो से अपनी नजरें नहीं हटाती, जैसे कि वह कोई ध्रुव तारा हो। हाँ, मैं रुक रुक कर कहती हूं। अंधेरा मुझे फिर से निगल रहा है और मेरी आवाज शांत हो जाती है। जागे लिव, एक जोर की और दृढ़ आवाज आती है। मुझे जरूरत है कि आप जागें। क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकती हैं? एम्बुलेंस लगभग यहां है। मेरे साथ बने रहे। मैं कोशिश कर रही हूं। मैं सांस लेती हूं। आपको सोना नहीं है लिव, वह आदेश देती है। एम्बुलेंस आ गई है। डॉक्टर अभी ऊपर आ रहे हैं। सोए मत, आपको यह करना होगा। लिव, आपको सोना नहीं है? अध्याय 43 बुधवार 17:29। विलियम्सबर्ग की 90वीं स्ट्रीट की सफेद ईंटें समय के साथ फीकी पड़ गई हैं, जो ब्रुकलिन के उस हिस्से को, जो हत्याओं की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है, एक सैन्य बंकर का उदास रूप देती है। डिटेक्टिव लावेल और हैलिडे सीढ़ियों के ऊपर अपने सहयोगी लैरी रीगन से मिले। रीगन ने एक पतली काली टाई और सफेद शर्ट पहनी हुई है।
जिसकी आस्तीन कोहनियों तक मुड़ी हुई है। वह भूरे बालों और घने काले बालों वाले गुच्छे के साथ एक लंबा युवा डिटेक्टिव था। उसके हाथों में उन कागजों के लिए एक बड़ा बक्सा था जिन्हें वे लेने आए थे। मुझे जरूरत है कि आप इनके लिए हस्ताक्षर करें, उसने टैबलेट देते हुए कहा। बक्सा लेने से पहले लावेल ने सीढ़ियों की रेलिंग पर एक नोटबुक टिकाई और कागजात पर हस्ताक्षर किए। यह बोझ अप्रत्याशित रूप से भारी था। वहां बहुत सारे कागजात हैं, इसे पूरा पढ़ने में समय लगेगा, रीगन ने टिप्पणी की। इस मामले पर पहले मैं काम करता था। यदि आपके पास कुछ मिनट हैं तो मैं एक संक्षिप्त अवलोकन प्रदान कर सकता हूं। निश्चित रूप से, हमारे पास समय है, लावेल सहमत हो गया। रीगन ने वेंडिंग मशीन में सिक्के डाले और सभी के लिए सोडा के डिब्बे खरीदे। हाथों में पेय लिए वह उन्हें गलियारे के अंत में सॉफ्ट रूम, मृदु कक्ष में ले गया। हमें यहां कोई परेशान नहीं करेगा, उसने छत पर लगे फ्लोरोसेंट लैंप को चालू करते हुए कहा। कमरे को सॉफ्ट कहा जाता था क्योंकि इसका उपयोग पीड़ितों और आघातग्रस्त गवाहों के लिए किया जाता था। उच्च सुरक्षा वाले कमरे संदिग्धों से पूछताछ के लिए तपस्वी स्थान थे। अक्सर हल्के रंगों में रंगे हुए, कम फर्नीचर के साथ और बिना खिड़कियों के रिफ्लेक्टर ग्लास को छोड़कर। सॉफ्ट रूम में एक मेज और कुर्सियां, कुछ सोफे और पुरानी खिलौनों और पत्रिकाओं वाली एक किताबों की अलमारी थी। दूर के अंत में एक चौकोर खिड़की थी जो पुलिस स्टेशन की पार्किंग की ओर देखती थी, जहां गश्त वाली कारें और बिना निशान वाली सेवा गाड़ियां अव्यवस्थित पंक्तियों में खड़ी थीं। रीगन ने दस्तावेजों के बक्से से 3 मोटे फोल्डर निकाले। यहां बहुत सारी सामग्री है, लावेल ने नोट किया। यह एक बड़ी जांच थी। रीगन ने दस्तावेजों के बक्से पर थपथपाया। यह मामला लगभग 2.5 साल पहले हुआ था। आधिकारिक तौर पर यह अभी भी अनसुलझा है, कोल्ड केस है। क्यों? हाल ही में हमारे यहाँ शिकार का मौसम है। अब कोल्ड केस पर काम करने का समय नहीं है। इसके अलावा यह क्रूज का मामला था। जब वह क्वींस चला गया तो मामला दूसरे सीनियर डिटेक्टिव को सौंप दिया गया। वह अब भी छुट्टी पर है, इसलिए आप मुझसे बात कर रहे हैं। क्या आप क्रूज के पार्टनर थे? लावेल ने पूछा। बहुत समय तक नहीं। हम एक राय नहीं थे। शर्त लगा सकता हूं कि नहीं, लावेल ने व्यंग्य किया। इस मामले में इतनी रुचि क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि हमने इसे खराब कर दिया, रीगन ने कहा, बिना शब्दों में झिझक के। क्यों? उसने लावेल और हैलिडे को फोल्डर से कागज देखने का मौका दिया, जबकि उसने मामले और जांच के मुख्य तथ्य बताए। ये एक दोहरी हत्या थी, उसने कहा। लिव रीस का बॉयफ्रेंड मार्को रेजियो और उसकी सबसे अच्छी दोस्त एमी डेकर मारे गए थे। केवल लिव रीस बची थी। वह लगभग जानलेवा चाकू के घाव से बच गई। एमी डेकर एक डॉक्टर थी जो बेलेव्यू अस्पताल में इंटर्नशिप पूरी कर रही थी। विस्कॉन्सिन की रहने वाली। उसे उसके 27वें जन्मदिन के कुछ हफ्तों बाद मार दिया गया था। रेजियो वित्तीय क्षेत्र से था, लेकिन उसने व्यवसाय में बदल लिया था। 34 साल। लिव की पीठ के पीछे उनका अफेयर चल रहा था। असल में वे बिस्तर में थे जब उन्हें मार दिया गया था। क्या आपको लगता है कि लिव रीस ने उन्हें मारा? हैलिडे ने फोल्डर से आंखें उठाते हुए पूछा। क्रूज के दृष्टिकोण से लिव रीस ने उन्हें बिस्तर में साथ पकड़ा, दोनों को मारा और फिर खुद को मार डाला। एक हत्या आत्महत्या। उसने यह कहकर खुद को बचाया कि उसने
आपातकालीन कॉल की और हमले की सूचना दी। हत्या आत्महत्या होने पर उसे एम्बुलेंस क्यों बुलानी चाहिए? अगर वह मर जाती तो उसे अलीबी की चिंता करने की जरूरत नहीं होती, हैलिडे ने नोट किया। बिल्कुल, और अन्य विसंगतियां भी हैं। आप इसे कागजात में देखेंगे। यह मदद नहीं करता कि हत्या के बारे में उसकी यादें वास्तविकता से मेल नहीं खाती थीं। उसे कुछ भी याद नहीं था। जब एम्बुलेंस के डॉक्टर उसे मिले तो उसकी नब्ज शायद ही चल रही थी। वह 2 सप्ताह तक कोमा में रही। उससे बाहर निकलने के बाद उसे हत्याओं के बारे में लगभग कुछ भी याद नहीं था। उसे कुछ महीने बाद फ्लैशबैक आए थे, लेकिन उसकी यादें सबूतों के साथ मेल नहीं खाती थीं। ऐसा कैसे? उदाहरण के लिए, उसे जूतों के बारे में याददाश्त थी जो खून से ढके थे, लेकिन कालीन पर कोई खून का निशान नहीं था। हैलिडे ने अपराध स्थल की तस्वीरें पलटी। वह रुक गई, एमी डेकर और मार्को रेजियो की भयानक तस्वीर को देखने के लिए। वे बिस्तर में बैठे थे, नग्न, खून से सनी चादरों से कमर तक ढके हुए। दोनों को धड़ में चाकू मारा गया था, ठीक वैसे ही जैसे टेड कॉल को चाकू मारा गया था। उसने लावेल को फोटो दी। उसने सिर हिलाया। ये आश्चर्यजनक था। एक ही चाकू का घाव, वही जगह, वही तरीका जो हत्यारे टेड कॉल का था। ऐसा लगता है जैसे आप क्रूज से असहमत हैं कि यह रीस ने किया था। क्रूज का मानना था कि यह एक आसान काम है। एक ईर्ष्यालु महिला ने अपने प्रेमी और उसकी प्रेमिका को चाकू मारा, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त निकली। ईर्ष्या और विश्वासघात हत्या के मुख्य कारण। यह एक ठोस परिदृश्य है। लावेल सहमत हो गए। एमिली डेकर का परिवार भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन मुझे विसंगतियां परेशान करती हैं। मैंने ओवरटाइम काम करते हुए अपनी खुद की जांच की। जितना अधिक मुझे पता चला, उतना ही कम मुझे यकीन था कि यह लिव रीस ने किया था। क्यों? हैलिडे ने पूछा। मैंने चाकू के घावों के विशेषज्ञ क्रिमिनोलॉजिस्ट से सलाह ली। उन्होंने मुझे बताया कि लिव रीस खुद के शरीर में चाकू का घाव नहीं लगा सकती थी। वह बाएं हाथ की थी। घाव दाएं हाथ से लगाया जाना चाहिए था, जो उस कोण को इंगित करता है जिस पर ब्लेड शरीर में प्रवेश कर गया। क्रिमिनोलॉजिस्ट गलत हो सकते हैं, हैलिडे ने संदेह किया। क्या कोई अन्य सुराग थे जिन्हें हमने जांचा ही नहीं? संभावित संदिग्ध, उदाहरण के लिए कौन? कलाकार जिसकी प्रदर्शनी की समीक्षा लिव रीस ने की थी। क्या आपने जी के बारे में सुना है? हैलिडे ने सिर हिलाया। लावेल ने अपना सिर हिलाया। जी एक अवांट-गार्ड कलाकार है जिस पर अपनी गर्भवती प्रेमिका को पीटने का आरोप लगाया गया था, रीगन ने कहा। वह सोशल मीडिया पर निंदा का शिकार हुआ और उसका करियर कुल मिलाकर समाप्त हो गया। उसने खुद को एक कार्यकर्ता पार्टीजन के रूप में पुनर्गठित किया, जिसे क्यू के नाम से जाना जाता है। कम से कम ऐसा हालिया न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे में सुझाव दिया गया है। जी का लिव रीस से क्या संबंध है? उसने पूछा। उसने जी की आखिरी प्रदर्शनी की एक बहुत ही तीखी समीक्षा लिखी, इससे पहले कि वह गायब हो गया। यह उसके करियर के अंत की शुरुआत थी, रीगन ने कहा। टेकर और रेजियो की हत्याओं से कुछ समय पहले लिव को क्यू की प्रदर्शनी के पूर्वावलोकन के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने इसे क्रूर और परेशान करने वाला पाया। वह इसके बारे में लिखना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके संपादक ने जोर दिया। उसने हत्याओं के दिन लेख पर काम किया। तो आपका मतलब है कि अगर जी और क्यू एक ही व्यक्ति हैं, तो शायद उसने अपना करियर बर्बाद करने के लिए उससे बदला लेने की कोशिश की।
हाँ, रीगन सहमत हो गए। हत्याओं के बाद मैंने उसकी नोटबुक देखी। क्यू की प्रदर्शनी भयानक थी। ऐसा लगा जैसे वह उसे डराने के लिए उसे वहां ले गया। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि प्रदर्शनी लिव रीस के नोट्स के अनुसार हिंसा, महिला द्वेष और बंधन के विषयों को शामिल करती थी, जो उस वास्तविक प्रदर्शनी से बिल्कुल अलग थे, जो कुछ महीने बाद हुई थी। क्या कोई अन्य संदिग्ध थे? फोटोग्राफर जॉर्ज यानिस। उसके साथ क्या? उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। उसके बाद लिव रीस ने पत्रिका के संपादकीय कार्यालय में शिकायत की थी, जहां वह काम करती थी, कि उसने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया था। वह पहली नहीं थी, लेकिन उसने उसे दोषी ठहराया। उसने लोगों से कहा कि वह उससे बदला लेगा। क्रूज ने उसे संभावित संदिग्ध के रूप में मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया। इसके अलावा हत्याओं से कुछ हफ्ते पहले उससे उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली थी। उत्पीड़न? क्या उसका पीछा किया गया था? लावेल ने पूछा, उत्साहित होते हुए। फाइलों में पुलिस रिपोर्ट? रीगन ने कागजात में खोजबीन की, जब तक कि उसने कुछ रिपोर्ट नहीं मिली जो उसने डिटेक्टिवों को दी। आपका मतलब है कि क्रूज ने पीछा करने के संस्करण पर विचार नहीं किया जब वह डेकर और रेजियो की हत्याओं की जांच कर रहा था? हैलिडे चकित थी। उसका सोचना था कि यह एक बेकार मामला है। उसके संस्करण के अनुसार उसने पीछा करने की घटनाओं को गढ़ा था क्योंकि वह एमी और मार्को को मारना चाहती थी और एक वैकल्पिक संदिग्ध बनाना चाहती थी। उसने कहा कि एमी और मार्को एक दूसरे के साथ सो रहे हैं। कुछ पड़ोसियों के अनुसार वे शायद ही छिप रहे थे। आप क्या सोचते हैं? लावेल ने रुचि दिखाई। मैं पीछा करने की शिकायतों में से एक के बाद क्रूज के साथ उसके अपार्टमेंट में गया था। यह डरावना था, यह बनावटी नहीं था। क्रूज ने सोचा कि यह एक बड़ा मजाक था। जब हम चले गए तो उसने मुझसे कहा कि वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है। शायद वह सही था, लेकिन उसका डर वह वास्तविक था। क्रूज ने क्यों सोचा कि यह एक मजाक था? हैलिडे ने पूछा। उसने दावा किया कि किसी अजनबी ने ओवन में एक कैसरोल डाल दिया था। उसे ड्राई क्लीनर से उसके कपड़े ले आया और उसके बिस्तर पर फूल छोड़ दिए। इससे एक हफ्ते पहले उसने शिकायत की थी कि किसी ने उसके सोते समय उसके फ्रिज में दूध का पैकेट डाल दिया था। यह सब पागलपन भरा लगता है, हैलिडे ने टिप्पणी की। हाँ, लेकिन कुछ पीछा करने वाले पूरी तरह से पागल व्यवहार करते हैं, रीगन ने कहा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये लोग किसी के जीवन में घुसने के लिए क्या करेंगे। मेरा एक मामला था जिसमें पीछा करने वाले ने पीड़ित के अपार्टमेंट में देखने के लिए खिड़की साफ करने वाले का काम किया था। उस रात जब मैं वहां था, मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मुझे लगा कि लिव रीस सच कह रही है। वह क्या था? जब मैं शाम को उसके बेडरूम में था, जब हमें क्रूज के साथ वहां बुलाया गया था, मुझे एक झंझनाहट महसूस हुई कि कोई हमें देख रहा है। जब सभी कमरे से बाहर निकले तो मैंने लाइट बंद कर दी और अंदर ही रुक गया। मैंने सामने के अपार्टमेंट में एक आदमी को दूरबीन के साथ देखा। लिव रीस पर निश्चित रूप से नजर रखी जा रही थी। आपने क्रूज से कहा? उसने इसे एक डरावने पड़ोसी के रूप में नोट किया। शायद अगर वह उसके पीछा करने की शिकायतों को गंभीरता से लेता तो हत्याएं नहीं होती। रीगन ने बताया कि उसने देखा था कि कैसे लिव ने अपार्टमेंट से निकलते समय फूलों और चॉकलेट को सड़क के कूड़ेदान में फेंक दिया था। उसने ब्लॉक का चक्कर लगाया और उन्हें वापस लेने के लिए लौटा।
चॉकलेट का डिब्बा गुलाब के साथ भेजा गया। एक विशेष बेल्जियम ब्रांड का था। एक चॉकलेट के लिए $8। सब कुछ हाथ से बना था। मैंने डिब्बे को दुकान में ले जाने की उम्मीद में ले लिया कि वे मुझे बताएंगे कि इसे किसने खरीदा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी ने उन्हें सस्ते नकली चॉकलेट से बदल दिया था। किसी को ऐसा क्यों करना है पता नहीं, लेकिन लिव रीस ने दावा किया था कि एक चॉकलेट खाने के बाद वह नशीले पदार्थों के प्रभाव में थी। अपने बयान के अनुसार वह किसी चीज के प्रभाव में थी। यदि उसे भेजे गए ट्रफल्स नशीले थे तो उसके अपार्टमेंट में कोई और भी था जो निशान मिटाने के लिए ऐसा कर रहा था। हेलिडे ने फॉरेंसिक रिपोर्ट पलट दी। आपने जो कुछ भी कहा, भले ही वह सच हो, यह इस संभावना से इनकार नहीं करता कि उसने अपने दोस्तों को मार डाला। उसने डिटेक्टिवों की ओर रिपोर्ट को मोड़ते हुए कहा, सच है। रीगन सहमत हो गए, लेकिन हमने हत्याओं से पहले हुई कुछ अन्य भयानक चीजों को हल नहीं किया। उदाहरण के लिए, ड्राई क्लीनर ने कहा कि उसके कपड़े उसके बॉयफ्रेंड ने लिए थे। जब मैंने उसका वर्णन करने के लिए कहा तो उसने कहा कि वह हल्के भूरे बालों वाला आदमी था, लंबा और दुबला, जिसकी नाक पर एक उभार और दांतों के बीच फांक थी। उसने कहा, मार्को रेजियो बिल्कुल अलग दिखता था। क्या आपने सामने के अपार्टमेंट के पड़ोसी के बारे में बात की? वही जिसे आप सोचते थे अपार्टमेंट पर नजर रख रहा था? हेलिडे ने पूछा। क्रूज ने मेरी आलोचना की। जब मैंने स्वीकार किया कि मैंने उसके पीछा करने के बयानों का अध्ययन किया है और सोचा है कि इसमें कुछ है, वह जोर दे रहा था कि कोई पीछा करने वाला नहीं था और हत्याएं लिव रीस ने की थी। उस समय वह अभी भी अस्पताल में बेहोश थी और वह उसके होश में आने और पूछताछ करने के लिए इंतजार कर रहा था। वह उसे कबूल करने के लिए मजबूर करने और उसे डेकर और रेजियो की हत्याओं का दोषी ठहराने की योजना बना रहा था। रीगन ने कहा कि उसे तभी अपना बैज मिला था। यह मर्डर विभाग में उसका पहला काम था और उसे बताया गया था कि अधिक अनुभवी डिटेक्टिव के रूप में क्रूज की आज्ञा का पालन करे। हमने जमकर बहस की। क्रूज का मानना था कि बचाव जानकारी को विकृत कर देगा जिसे हमने पाया है, ताकि जूरी को सोचने पर मजबूर किया जा सके कि अन्य संभावित संदिग्ध भी हैं। उचित संदेह पैदा करने के लिए रीगन ने कहा, यही कारण है कि क्रूज और मेरी लड़ाई हुई। उसने मुझ पर केवल यह सुनिश्चित करने के लिए मामले को खराब करने का आरोप लगाया कि हम सही व्यक्ति को गिरफ्तार करें। क्रूज ने मुझे आगे की जांच से रोक दिया। हमारा काम सबूत ढूंढना है जो रीस की गलती साबित करे। बस वह अन्य संदिग्धों की तलाश में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। लेकिन लिव रीस पर तो कभी आरोप नहीं लगाया गया, हेलिडे ने नोट किया। अभियोजक ने अभियोग दायर करने से इनकार कर दिया, रीगन ने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि क्रूज का मामला थोड़े सबूतों के साथ पूरी तरह से अनुमान था। उसी समय मुझे पता चला कि पड़ोसी, जो दूरबीन से उसके अपार्टमेंट पर नजर रख रहा था, हत्या के एक दिन बाद वहां से चला गया। वह अल्पकालिक किराया था। उसने 1 सप्ताह के किराए का भुगतान किया, जिसका उपयोग उसने नहीं किया। और मैं आपको बताता हूं, किराया काफी अधिक था। ऐसा लगता है वह जल्दी में वहां से निकलना चाहता था, हेलिडे ने कहा। सौभाग्य से वह लापरवाह था। उसने कचरा बाहर निकालना जरूरी नहीं समझा। जब मकान मालिक ने मुझे अंदर जाने दिया तो मुझे अपार्टमेंट में 1 दर्जन खाली बियर के डिब्बे और ढेर सारे टेक आउट फूड के कंटेनर मिले। मैंने बियर के डिब्बे लिए और उन्हें फॉरेंसिक प्रयोगशाला में अपने एक दोस्त को दे दिया।
रीगन ने दूसरी फाइल निकाली। वह कागजात को एक एक करके तब तक देखता रहा जब तक कि उसे वह नहीं मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। यह फिंगरप्रिंट रिपोर्ट थी। उसने इसे हवा में ऊपर उठाया ताकि दोनों जासूस इसे देख सकें। उसका नाम जो चाल्मर्स है, कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं, सेंधमारी, कार चोरी, एक हमला कई साल पहले, हत्या के समय वह सामाजिक कल्याण चेक, सोशल चेक भुना रहा था। तो वह लिवरीज के घर के सामने अपार्टमेंट किराए पर लेने का खर्च कैसे उठा सकता था? किसी ने इसके लिए भुगतान किया होगा, हैलिडे ने अनुमान लगाया। मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। क्या आपने जो चाल्मर्स को ट्रैक किया, वह शहर से गायब हो गया था। कोई नहीं जानता कि वह कहां गया। शायद हमें उसे फिर से खोजना चाहिए, हैलिडे ने लावेल को सुझाव दिया। वास्तव में जब मैंने सुना कि आप डेकर और रेजियो मामले के रिकॉर्ड में रुचि रखते हैं, तो मैंने उसे खोज लिया, रीगन ने कहा। वह वापस शहर में है, सामाजिक आवास में रह रहा है। मैंने सोचा कि किसी तरह उससे पूछताछ करूंगा। इंतजार क्यों करे? लावेल ने कहा, उठते हुए और कुर्सी की पीठ से अपनी जैकेट उठाते हुए। अध्याय 44 बुधवार 17:34 डॉक्टर ब्रेनर की सचिव अभी अभी आए मरीज के लिए बीमा फॉर्म प्रिंट करने के लिए डेस्क से हटती है। मैं उसके जाने का फायदा उठाकर क्लिनिक से खिसक जाती हूँ और निकटतम मेट्रो स्टेशन की ओर बढ़ती हूँ, जहां मैं दरवाजे बंद होने से 1 सेकंड पहले ट्रेन में दौड़कर JRH जाती हूँ। जब मैं मेट्रो से बाहर निकलती हूँ और शाम की धुंधली रोशनी में अपने कार्यालय की ओर गीले फुटपाथ पर चलती हूँ, तो हवा में बारिश के बाद की ताजगी होती है। वह रहस्यमय टेड मेरी मेडिकल फाइल में डॉक्टर ब्रेनर के कार्यालय में आपातकालीन संपर्क के रूप में दर्ज था। अविश्वसनीय रूप से दिया गया पता कल्चर कार्यालय का पता है। जब मैं अंदर आती हूं तो एडमिनिस्ट्रेटर डेस्क पर नताली नहीं है। उसकी जगह एक अस्थायी कर्मचारी बैठी है, जिसके बाल छोटे कटे हैं और माथे पर राख के रंग की लटें हैं। उसका मस्कारा फैल गया है और काली बूंदों ने उसकी आंखों के नीचे गहरे धब्बे बना दिए हैं। आंसुओं की धार उसके गालों पर बह रही है। क्या आप ठीक हैं? मैं पूछती हूँ। वह सिर हिलाती है और साथ ही साथ मना भी करती है। फिर वह फूट फूट कर रोने लगती है। आपको अंदर जाना चाहिए। कार्यालय को संयमित क्लासिक तटस्थ रंगों से बदलकर चमकीले रंगों में रंगा गया है, जिसमें भूरे, इलेक्ट्रिक नीले और चूने के हरे रंग की झलक है। यह जगह किसी कार्यालय से ज्यादा होटल की लॉबी जैसी लगती है। जीवंत सजावट के बावजूद संपादकीय कार्यालय में हताशा की भावना छाई हुई है। कार्यालय के बीचों बीच घुंघराले बालों वाली एक महिला लंबे लाल बालों वाली एक महिला को गले लगा रही है। उनकी आंखें सूजी हुई हैं। वे दोनों रो रही थीं। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा, लाल बालों वाली महिला कहती है। मुझे नहीं, उसकी सहेली जवाब देती है, उसे गले लगाते हुए। क्या हुआ? मैं पूछती हूँ। दोनों महिलाओं के गले में एक गांठ है, जिसे वे कठिनाई से निकल रही हैं, मानो वे बुरी खबर देने वाली हों। लिव, तुम्हें बैठना चाहिए, घुंघराले बालों वाली महिला कहती है। क्यों? क्या हुआ? जब मैं ये समझने की कोशिश करती हूं कि इतना दुख किस कारण से हो सकता है, तो मेरा दिमाग बिजली की गति से विकल्पों को खंगालता है। मैं कांच की दीवारों वाले विशाल कॉन्फ्रेंस रूम की ओर देखती हूँ, जहां स्तब्ध कर्मचारी मेज के चारों ओर बैठे हैं। कुछ लोग अपने हाथों से अपना मुंह दबाए हुए हैं।
अन्य लोग खुलेआम रो रहे हैं। क्या हुआ? मेरी आवाज में घबराहट झलक रही है। मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती हूं तो यह वास्तविकता बन जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि यह वास्तविकता हो। घुंघराले बालों वाली महिला सिसकती हुई कहती है। उसकी लाल बालों वाली सहेली मेरा हाथ पकड़ती है और मुझे गोल सोफे पर बैठाती है। यह बहुत कठिन है लिव, वह कहती है, मेरे बगल में बैठकर और हमारे जुड़े हुए हाथों को अपनी चेकदार स्कर्ट पर रखती है। मैं भ्रमित होकर अपनी आंखों, दुख से भरी आंखों में देखती हूं और यह समझने की कोशिश करती हूं कि वह मेरा नाम कैसे जानती है। टेड मर चुका है, अंततः वह कहती है। दुख से उसका झुर्रियों वाला चेहरा सिकुड़ जाता है। उसकी आंखों में ताजे आंसू भरे हैं। मर चुका है? मैं मुश्किल से फुसफुसा पाती हूं। वे दोनों रो रही हैं। उनका दुख संक्रामक है। आंसू मेरे गालों पर बहने लगते हैं और दुख के कारण मेरा सीना भारी हो जाता है। मुझे नहीं पता कि मैंने इतनी भावनात्मक प्रतिक्रिया क्यों दी। आखिरकार मुझे यह भी नहीं पता कि टेड कौन है, सिवाय इसके कि डॉक्टर ब्रेनर जाहिर तौर पर उसे मेरा दोस्त मानते हैं। मैं उसे खोजने के लिए कार्यालय आई थी। सब लोग जाहिर है सदमे में हैं। मेरी आवाज कांप रही है। हम टूट चुके हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप किस दौर से गुजरी हैं। आप पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी हैं लिव, और अब यह। उसकी आवाज लड़खड़ाती है। उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंजते हैं, जो अचानक घूमने लगता है। डॉक्टर ब्रेनर ने भी मेरे अतीत के आघात का उल्लेख किया था। मैं लड़खड़ा गई। दोनों महिलाएं मुझे ऐसे पकड़ती हैं मानो उन्हें डर हो कि मैं गिर जाऊंगी। हमें उसके लिए कुछ पीने को लाना चाहिए। वे मुझे ऑफिस की कैंटीन में ले जाती हैं, जहां कोई मेरे लिए उसी रंग की सफेद कुर्सी खींचता है और कोई कोका कोला लाता है चीनी बढ़ाने के लिए। महिला कहती है, एल्यूमिनियम के ढक्कन को खींचती है और मुझे ठंडी फिजी ड्रिंक देती है। मैं कुछ घूंट लेती हूं और कैन को एक तरफ रख देती हूं, देखते हुए कि कैसे सहकर्मी एक दूसरे को लंबी दिलासा देने वाली गले लगाकर सांत्वना दे रहे हैं। कोई दीवार पर टंगा हुआ विशाल टीवी चालू करता है। दोपहर के कार्यक्रम का इलेक्ट्रॉनिक संगीत पूरे कार्यालय में गूंज रहा है। पुलिस ने कल रात शहर के केंद्र में एक अपार्टमेंट में मारे गए व्यक्ति का नाम उजागर किया है। यह एडवर्ड टेड कोल है, जो कल्चर पत्रिका का प्रमुख है। पुलिस रिपोर्ट करती है कि जांच शुरू हो गई है। नाम मेरे सिर में गूंजता है और पृष्ठभूमि में टीवी की आवाज तेज होती है। टेड मर चुका है, इसीलिए वह आज मेरे साथ डॉक्टर ब्रेनर के अपॉइंटमेंट पर नहीं गया था। स्क्रीन पर फुटेज चमकते हैं। खिड़की पर खून से लिखा शब्द जागो दिखाई देता है। मेरी कलाई पर भी ठीक वैसा ही शिलालेख है जैसा उस व्यक्ति ने कहा था, जिसने मुझे उस उदास बेसमेंट अपार्टमेंट में फोन किया था और घिनौने आरोप लगाए थे। उसने अनुमान लगाया कि मैंने आज सुबह किसी को मार डाला। जब मुझे एहसास होता है कि टेड वही कोई होना चाहिए जिसके लिए इस कार्यालय में हर कोई शोक मना रहा है, तो मेरा दम घुटने लगता है। मैंने उसे नहीं मारा होगा। मैं आक्रामक नहीं हूं। मैं खून देखकर बेहोश हो जाती हूं। यह सोचना भी हास्यास्पद है कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हूं, लेकिन टेड मर चुका है और मेरी याददाश्त में एक बड़ा काला गड्ढा बन गया है और मेरी त्वचा पर वही शब्द लिखा है जो अपराध स्थल पर पेंट किया गया था। खिड़की से बाहर देखते हुए मैं उन सभी बातों को समझने की कोशिश कर रही हूं जो तब से हुई हैं, जब से मैं अपने कार्यालय आई थी। नीचे सड़क पर पैदल यात्री,
काम से घर जाते हुए फुटपाथ पर व्यस्त चींटियों की तरह भीड़ लगा रहे हैं। यह दृश्य मेरे सामने हजारों बार खुल चुका है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे किसी और आयाम से देख रही हूं। खिड़की में चेकदार स्कर्ट वाली लाल बालों वाली महिला का प्रतिबिंब दिखाई देता है। मुझे तुम्हारे नुकसान का बहुत दुख है, लिव, वह मेरे पीछे खड़ी होकर कहती है। धन्यवाद, मैं बिना पीछे मुड़े जवाब देती हूँ। भले ही आप और टेड ने सगाई तोड़ दी थी, लेकिन यह बहुत दर्दनाक होना चाहिए। वह हमेशा आपकी प्रतिभा की प्रशंसा करता था, और इस बात की कि आप पत्रिका में करियर की सीढ़ियां कैसे चढ़ रही थी, वह लड़खड़ाते हुए कहती है। मैं बस चाहती हूं कि आप जान लें कि मैं आपके साथ हूं, हम सब। मैं ये जानकर हैरान हूं कि टेड और मेरी सगाई हुई थी। मैं उस आदमी को कैसे याद नहीं रख सकती जिससे मैं शादी करने वाली थी। किसी को उसे मारने की क्या जरूरत थी, मैं पूछती हूँ। वह रिसेप्शन की ओर चेहरा घुमाती है। लगता है पुलिस यह पता लगाने के लिए यहाँ है, वह बताती है। अध्याय 45, बुधवार 18:14। जो चाल्मर्स बस स्टॉप से घर 6 बियर की बोतलें लेकर आ रहा था जब 3 जासूस उसे उस सार्वजनिक आवास के पास कंक्रीट के मैदान पर घेर लेते हैं जहां वह अपनी प्रेमिका के साथ रहता था। लावेल और हैलिडे रीगन के पीछे चाल्मर्स की ओर बढ़े, एक साथ कदम मिलाते हुए। उनके सूट की बेल्ट पर उनके बैज लटक रहे थे। जाहिर है चाल्मर्स को तुरंत समझ आ गया कि वे पुलिस से हैं। यह स्पष्ट था कि वह भागने और उसी समय रुककर पुलिस से बात करने के बीच झिझक रहा था। वह भागने वाला है, हैलिडे ने कहा, उसकी शारीरिक भाषा को पढ़ते हुए। भागने की प्रवृत्ति चाल्मर्स द्वारा वर्षों तक कानून के दायरे में रहने के अभ्यास से सुधारे गए सामान्य ज्ञान पर हावी हो गई। उसने धीमी आवाज में बियर गिरा दी और सड़क की ओर भाग गया जहां एक बस रुक रही थी। हैलिडे, जो भागने के रास्ते के सबसे करीब थी, उसके पीछे दौड़ी। उसने उसे घास पर दौड़ाया जहां वह पेड़ की जड़ से टकरा गया जो जमीन से बाहर निकली हुई थी, और गिर गया। क्या तुम वहां ठीक हो? वह घास से ढके उस इलाके के पास गई जहां वह लेटा था, जमीन पर लेटे हुए, ताकि उसकी मदद कर सके। वह उसके द्वारा बढ़ाए गए हाथ पर संदेह से देखती रही। हम यहां बात कर सकते हैं या हम वहां स्टेशन पर बात कर सकते हैं। अगर हम तुम्हें स्टेशन ले गए तो हम तुम पर आरोप लगा सकते हैं कि तुम पुलिस के आदेश पर नहीं रुके। मुझे यकीन है स्टेशन पर पहुंचकर हम कुछ और आरोप भी ढूंढ लेंगे। तुम क्या चुनते हो? मैं बात करूंगा। वह उसकी मदद के बिना पैरों पर खड़ा हो गया। उसके दांतों के बीच एक गैप था, बिल्कुल वैसा ही जैसा 2 साल पहले डिटेक्टिव रीगन को ड्राई क्लीनर कर्मचारी ने बताया था। तुम क्या जानना चाहते हो? उसने पूछा। 2 साल पहले तुम विलियम्सबर्ग के एक अपार्टमेंट में रहते थे जिसे तुम किसी भी तरह से वहन नहीं कर सकते थे, हैलिडे ने कहा। उसने पता बताया। तुम वहां क्या कर रहे थे? चाल्मर्स के जवाब का इंतजार करते हुए हैलिडे ने 1 सेकंड के लिए लावेल पर नजर डाली। वह नहीं चाहती थी कि दूसरे जासूस बातचीत में शामिल हों और इसका रुख बदले। लावेल ने सिर हिलाया। यह दर्शाता है कि कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ रहता हूं, चाल्मर्स ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। बिल्कुल जरूरत है, हैलिडे ने विरोध किया, खासकर तब जब उस पड़ोसी को जिस पर तुम दूरबीन से जासूसी करते थे मृत पाया जाए। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। मैं तो वहां रहता भी नहीं था जब सब कुछ हुआ। उसे कुछ दिन पहले शहर छोड़ दिया था।
उसने गिरने से लगी गंदगी को झाड़ने के लिए अपनी हथेली से दूसरी हथेली पर थपकी दी। तुम्हें हत्याओं के बारे में कैसे पता चला? हैलिडे ने पूछा। अखबारों में पढ़ा था। झूठ, हैलिडे ने काटते हुए कहा। उसने हथकड़ी के लिए हाथ बढ़ाया और उन्हें खोल दिया। ठीक है, मैं वह सब बताऊंगा जो मुझे पता है, उसने लड़खड़ाते हुए कहा। एक आदमी ने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं उस अपार्टमेंट में कुछ हफ्ते रहूं। बदले में मुझे अलग अलग काम करने थे। कौन से काम? मुझे लॉन्ड्री से कपड़े लाने थे। एक बार मुझे किसी फैंसी रेस्टोरेंट से खाना खरीदना था और उसे ओवन में गर्म करना था। दूसरी बार मुझे आधी रात को अपार्टमेंट में घुसना था और फ्रिज में दूध का पैकेट रखना था। मैं बस वहां रहने वाली महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। इन बदसलूकियों का मकसद क्या था, मुझे नहीं पता। उसने ऐसा नहीं बताया। वह सिर्फ संदेश भेजता था कि क्या करना है, हानिकारक चीजें नहीं। मेरे जीवन का सबसे आसान पैसा, उसने कहा। मैं अपार्टमेंट पे केवल कुछ ही बार गया था। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, सेंधमारी के अलावा। वह तुम्हारा अपार्टमेंट नहीं था, हैलिडे ने गौर किया। हाँ ठीक है, लेकिन मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई और कुछ भी नहीं चुराया। उसने धमकी दी थी कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे बाकी पैसे नहीं मिलेंगे। तुम्हें कितने पैसे मिले? 2000 अग्रिम। अंत में मुझे 3000 और मिलने वाले थे, तो मुझे नहीं मिले। तो तुम शहर छोड़कर क्यों गए? हैलिडे ने पूछा। हाँ। तुम्हें किसने काम पर रखा? कोई आदमी बार में मिला था। उसने मुझे डिस्पोजेबल फोन दिया। इसके बाद हम टेक्स्ट मैसेज से बात करते थे। वह मुझे काम भेजता था। निर्देश, मैं उनके पूरा होने पर मैसेज करके रिपोर्ट करता था। उसने तुम्हें क्या निर्देश दिए? मैं पहले ही बता चुका हूं। एक बार मुझे फूलों और चॉकलेट को प्रवेश द्वार पर छोड़ना पड़ा। फिर आधे घंटे बाद उसने मुझे लिखा और कहा कि मैं अपार्टमेंट में जाऊं और उसके बिस्तर पर और फूल छोड़ दूं और चॉकलेट की जगह नई रख दूं। उसने चॉकलेट में कुछ मिलाया था ताकि वह सो जाए और फिर वह उन सबको बदलना चाहता था। उसने बताया कि वह क्यों चाहता था कि तुम यह सब करो, हैलिडे ने पूछा। उसने कहा कि वह उसे डराना चाहता है। चाल्मर्स घबराहट में हंस पड़ा। खैर, उसने उसे अच्छी तरह डरा दिया था। मैं खिड़की से देखता था, यह जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह पागल हो रही है। तुम अपार्टमेंट में कैसे घुसते थे? हैलिडे ने सवाल किया। उसने मुझे चाबियां दी। कहा था कि प्लम्बर की वर्दी पहनो और उसी के अनुसार व्यवहार करो। कोई भी संदेह नहीं करता था। सब कुछ शानदार चला। अगर तुमने, जैसा कि तुम खुद दावा करते हो, कोई हिंसा नहीं की, तो तुम शहर छोड़कर क्यों गए? उसने आखिरी काम के लिए कॉल किया। कौन सा काम? वह चाहता था कि मैं उन्हें मार दूं। किसको मार दूं? उस हॉट ब्लॉन्ड को जो अपार्टमेंट में रहती थी, और उस आदमी को जिसके साथ वह सोती थी जब उसकी सहवासी काम पर गई होती थी। गहरे बालों वाला। वह इटालियन जैसा दिखता था। वह चाहता था कि वे दोनों मर जाएं। मुझे और 5000 देने का वादा किया था। तुमने उसे क्या कहा? मैंने मना कर दिया। हत्या, ये हद से ज्यादा है। मैं ऐसा काम नहीं करता। उसने कहा कि वह किसी और को ढूंढ लेगा। कुछ दिनों बाद उसने मुझे हंट्स पॉइंट इलाके के एक गोदाम में मिलने के लिए बुलाया ताकि बाकी नकद दे सके। मैं नहीं गया। क्यों नहीं गए? चीजें खराब महक रही थी। मुझे डर था कि वह यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि मैं अपना मुंह बंद रखूं हमेशा के लिए। इसलिए मैंने भागने का फैसला किया। तुम्हें उस आदमी से किसने मिलवाया? एक जानकार आदमी मुझे काम देता था, मुख्य रूप से अर्ण वसूली। उसने मुलाकात का आयोजन किया। जैसा कि पता चला,
उसका सबसे अच्छा कदम नहीं था। क्यों? क्योंकि वह मर चुका है। कैसे मरा? उसने कंधे उचकाए। सुना है, उसे चाकू मार दिया गया था। शव ईस्ट रिवर में मिला था। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मुझे समझ में आ गया कि जिस आदमी ने मुझे पैसे दिए थे उसने मेरे पीछे सफाई करने के लिए किसी को भेजा था। मेरा शहर से भाग जाना सही था। तब से मैं छिपा हुआ हूं, ज्यादा बाहर नहीं निकलता। 2 साल से शांत जीवन जी रहा हूं। जिसने तुम्हें काम पर रखा था वह कैसा दिखता था? कोई अंदाजा नहीं। वह भीड़ भाड़ वाले बार में मेरे बगल में बैठा था। उसने मुझे सीधे देखने के लिए कहा जब वह फोन दे रहा था। मैंने बस इतना देखा, उसके हाथ। कोई टैटू नहीं, शादी की अंगूठी नहीं, करीने से कटे हुए नाखून। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी देखभाल करता है। आदमी शराब नहीं पी रहा था। ये मुझे अजीब लगा। कौन बार में मिलने के लिए कहता है और खुद के लिए ऑर्डर नहीं करता? जब हैलिडे ने संकेत दिया कि वह खत्म कर चुकी है तो लावेल पास आया, हाथ में चाल्मर्स की बियर की पैकेजिंग लिए हुए। कुछ डिब्बे पेचक गए थे लेकिन बाकी सब साबुत था। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बियर लेकर किसने एहसान किया, लावेल ने कहा, चाल्मर्स को बॉक्स फेंकते हुए। तो आगे क्या होगा? डिटेक्टिव रीगन तुम्हें स्टेशन ले जाएगा जहां तुम शपथ के तहत उसे गवाही दोगे। चाल्मर्स ने डर और राहत के मिश्रण के साथ एक लंबी सांस ली और सिर हिलाया। उसने रीगन का अनुसरण करने के लिए कदम आगे बढ़ाया, लेकिन लावेल ने उसे अपनी हथेली से छाती पर जोर से मारा। अगर तुम फिर से गायब हुए तो मैं और डिटेक्टिव हैलिडे व्यक्तिगत रूप से तुम्हें खोजेंगे। हम तुम्हारी गर्दन को वापस घसीट कर लाएंगे और अदालत में उसे इतना रगड़ेंगे कि जब तुम जेल से बाहर निकलोगे तो तुम्हारे बाल बर्फ जैसे सफेद होंगे। जब वे वापस कार में बैठे, लावेल ने हैलिडे से पूछा कि क्या उसे चाल्मर्स की कहानी पर विश्वास है। ऐसे मामले में झूठ बोलने का क्या फायदा? हैलिडे ने जवाब दिया, इंजन शुरू करते हुए। उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वह सब कुछ खो देगा। वह कारों के एक समान प्रवाह में शामिल हो गई। कुछ समय वे चुपचाप चलते रहे, यह सोचते हुए कि चाल्मर्स से प्राप्त जानकारी मामले का स्वरूप बदल सकती है। अंततः हैलिडे ने बात शुरू की। टेड कोल की मंगेतर एलिजाबेथ ने हमें बताया कि उसने लिव रीस के लिए इस अपार्टमेंट को एक सुरक्षित ठिकाने के रूप में किराए पर लिया था। उसे लगा कि एमी और मार्को के हत्यारे उसका पीछा कर रहे हैं। 2 साल बाद लिव रीस से छुटकारा पाने की क्या जरूरत थी? इसके अलावा उसे तो याद भी नहीं था कि क्या हुआ था। हत्यारे को यह नहीं पता होगा। हैलिडे ने कंधे के ऊपर से पीछे देखते हुए और लेन बदलते हुए कहा, भले ही हत्यारा जानता हो कि उसे कुछ याद नहीं था, सोचिए कि यह कितना तनाव है। ये इंतजार करना कि गवाह की याददाश्त किसी भी समय वापस आ सकती है, और यह वास्तव में हत्याओं का मकसद है। आप क्या कहना चाह रही हैं हैलिडे? जैक, मुझे लगता है कि हत्यारा लिव रीस को ढूंढ रहा है। मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह डेकर और रेजियो के हत्यारे तक जाने वाले सभी धागों को काटने की जरूरत है। लिव रीस उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण धागा है। हमें उसे उससे पहले ढूंढना होगा। अध्याय 46 बुधवार 18:37 कल्चर पत्रिका के संपादकीय कार्यालय का मीटिंग हॉल एक मछली घर जैसा गोपनीयता का स्तर प्रदान करता है। पुलिस को यह जल्दी ही समझ आ गया होगा कि पूरा कार्यालय चुपके से उनके ऊपर कांच की दीवारों के पार से नजर रख रहा है। इसलिए उनमें से कोई एक अंदरूनी पर्दा गिरा देता है। कार्मिक प्रबंधक मीटिंग हॉल से बाहर निकलते हैं और कार्यालय के
केंद्र में आते हैं, जैसे कि वे कोई घोषणा करने वाले हों। सभी सुनने के लिए आगे आ जाते हैं। पुलिस आ गई है, जैसा कि आप सभी ने निश्चित रूप से देखा होगा। उन्होंने सभी से पूछताछ के लिए रुकने को कहा है। जासूस जल्द ही यहां होंगे। जैसे ही वे पहुंचेंगे, वे अलग अलग हो जाएंगे और हर किसी से व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि जब तक उनसे पूछताछ न हो जाए, कोई भी न जाए। हर कोई उस समय का इंतजार कर रहा है जब पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी। मेरे आसपास कहीं एक फोन बज रहा है। मेरी हृदय गति हर अगली घंटी के साथ तेज होती जा रही है। मैं अपनी मुट्ठियां तब तक भींचती हूं जब तक कि मेरी उंगलियों के पोर सफेद न हो जाए और नाखून मेरी हथेलियों में न गड़ जाए। फोन उतनी ही अचानक बजना बंद कर देता है जितनी अचानक बजा था। लिव, लिव। मेरा नाम सफेद विभाजन के पीछे से एक बेजान आवाज चिल्ला रही है। लिव, आपको बुलाया जा रहा है। चश्मे वाले एक व्यक्ति कहते हैं, जो बिल्कुल जॉन लेनन जैसे दिखते हैं, और मुझे लैंडलाइन फोन का रिसीवर बढ़ाते हैं। हेलो। मैं फोन को अपने कान से जोर से दबाती हूं। लिव, यह मैं हूं। वही दबी हुई आवाज जिसे मैंने बेसमेंट वाले अपार्टमेंट में फोन पर सुना था। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे ऑफिस में मौजूद पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि तुम वहां हो। तुम्हारे चारों ओर फंदा कस रहा है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लिव, कैसे? मैंने संदेह के साथ पूछा। तुमने अपनी याददाश्त खो दी है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कल रात क्या हुआ था। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या भूल गई हो। मुझे तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि टेड ने मुझसे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा था। मैं संपादकीय कार्यालय की इमारत के पास हूं। नीचे आओ और मैं सब कुछ समझा दूंगा। मुझे सोचने की जरूरत है। तुम्हारे पास समय नहीं है। आवाज कभी आती है, कभी पुलिस के सायरन के शोर में दब जाती है। नीचे आओ और मैं बताऊंगा कि क्या हुआ था। मैं तुम्हारा नाम साफ करने में मदद करूंगा। बैकग्राउंड में कार का दरवाजा बंद होता है। तुमने अभी जो आवाज सुनी, वह और अधिक पुलिस के आने की है। वे तुम्हें ढूंढने के लिए ऑफिस आ रहे हैं। नीचे आओ। लिव, मैं तुम्हारा कोने वाली कॉफी शॉप पर इंतजार कर रहा हूं। मुझे नहीं पता, मैं इस अजनबी के प्रति अपने डर और ये जानने की तीव्र इच्छा के बीच फटी जा रही हूं कि वह मेरे बारे में क्या जानता है। वह मेरी सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा को महसूस करता है। अपना फोन नंबर अपने हाथ पर लिख लो। अगर तुम मुझे न ढूंढ सको, वह आदेश देता है। वह मोबाइल फोन नंबर बोलता है और मुझसे उस पर मदद के लिए कॉल शब्द लिखने को कहता है। मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा हूं। अभी नीचे आओ। लिव, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इससे पहले कि वे तुम्हारे पास आ जाएं, जल्दी करो। फोन एक क्लिक के साथ कट जाता है। रिसेप्शन डेस्क के पास 2 पुलिसकर्मी खड़े हैं। उनकी सहज मुद्रा किसी को मूर्ख नहीं बनाती। जाहिर है उन्हें ऑफिस के प्रवेश द्वार की सुरक्षा के लिए रखा गया है। कोई टीवी की आवाज तेज कर देता है। सिंथेटिक संगीत बज रहा है, जिससे हर कोई टीवी की ओर खींचा चला जा रहा है, जैसे पतंगे आग की ओर। शाम के समाचार शुरू होने वाले हैं। पुलिस आज सुबह चाकू के घाव के साथ मिले पत्रिका के प्रधान संपादक की बर्बर हत्या की जांच कर रही है। एंकर कहते हैं। स्क्रीन पर भूरे बालों वाले और आंखों के आसपास झुर्रियों वाले एक मुस्कुराते हुए आदमी की तस्वीर दिखाई देती है। हर कोई अपने सहकर्मी की तस्वीर देखकर सदमे में जोर से चिल्ला उठता है।
पुलिस जनता से हॉटलाइन पर कॉल करने का अनुरोध कर रही है। यदि किसी के पास हत्या के कुछ घंटे पहले पीड़िता के ठिकाने के बारे में विवरण है। पुलिस विशेष रूप से लंबी बालों वाली उस महिला में रुचि रखती है जिसे मरने से पहले पीड़िता के साथ देखा गया था। एंकर एक पल के लिए रुकते हैं। हमें अभी उस इमारत के पास से सुरक्षा कैमरे की फुटेज मिली है जहां हत्या हुई थी। हमारे सूत्रों का कहना है कि जो महिला घटनास्थल से भागती हुई देखी गई थी वह आज सुबह की गई हत्या की मुख्य संदिग्ध है। कैमरे के धुंधले फुटेज में एक अंधेरी गली से लंबी बालों वाली एक महिला निकलती है जिसके बाल ढीले बंधे हैं। मैं स्तब्ध होकर टीवी स्क्रीन को देखती हूँ। मेरे और टीवी वाली महिला के बीच केवल इतना अंतर है कि उसके बाल अविश्वसनीय रूप से लंबे हैं और मेरे बाल छोटे कटे हुए हैं। यह महिला मैं हूं। मैं कल रात वहां थी जब टेड कोल की हत्या हुई थी। मैं पुलिस की मुख्य संदिग्ध हूं। यदि आपने इस महिला को देखा है या उसके ठिकाने के बारे में आपके पास कोई जानकारी है तो कृपया न्यूयॉर्क पुलिस की हॉटलाइन पर कॉल करें। मैं मुश्किल से न्यूज़ एंकर की आवाज़ सुन पा रही हूँ जो हॉटलाइन नंबर पढ़ रहे हैं और मैं छिपकर डरपोक सहकर्मियों की भीड़ को देख रही हूँ। कोई न कोई निश्चित रूप से मेरे और पुलिस की मुख्य संदिग्ध के बीच समानता को नोटिस करेगा। हमारे बिल्कुल अलग हेयर कट और खराब इमेज क्वालिटी के बावजूद मुझे यहां से निकलना होगा। मैं मुख्य दरवाजों से बाहर नहीं निकल सकती। पुलिस मुझे रोक लेगी जो रिसेप्शन डेस्क के पास खड़ी है। जैसे ही समाचार कार्यक्रम किसी दूसरी खबर पर जाता है हर कोई अपनी मेज पर वापस लौट आता है। मैं एक फोल्डर लेती हूँ और फोटोकॉपी रूम में जाती हूँ जो ऑफिस के पीछे की तरफ है जहां फायर एस्केप आपातकालीन निकास का रास्ता है। मैं जेरोक्स मशीन चालू करती हूँ और कोरे पन्नों का एक ढेर निकालती हूँ ताकि फायर डोर खोलते समय होने वाली आवाज को दबा सकूं और इसे अपने पीछे बंद कर सकूं। मैं सीढ़ियों से नीचे दौड़ती हूँ, एक बार में 2 सीढ़ियां पार करती हुई, जब तक कि मैं इमारत के पीछे की गली में नहीं पहुंच जाती। यह सोचने की कोशिश कर रही हूं कि अब कहाँ जाना है। अब जब मैं जानती हूं कि मैं हत्या के लिए खोजी जा रही हूं। अध्याय 47 2 दिन पहले। बैंग बैंग। हिंसक धमाके मुझे गहरी नींद से जगा देते हैं। 3 छोटी आवाजें आती हैं जिसके बाद एक लंबी आवाज आती है जो मुझे लगता है कि कुछ और सेकंड तक गूंजती रहती है। बा आ आम। मैं उछलकर उठती हूँ, पूरी तरह से घबरा गई हूँ। फूलों के बक्से वाली खिड़की के सामान्य दृश्य के बजाय मैं दरारों वाली दीवार को देखती हूँ जो लिखावट से ढकी हुई है। दस्तक फिर से शुरू होती है, पहले से तेज। इस बार दरवाजा खटखटाने वाला व्यक्ति हैंडल खड़खड़ाता है और मेरा नाम पुकारता है। मैं स्लीपिंग मैट से उछलकर खड़ी हो जाती हूँ। वह फर्श पर पड़ा है जिससे मेरी पीठ में दर्द हो रहा है जब मैं दिशाहीन होकर अपने पैरों पर खड़ी होती हूँ। सब कुछ यहाँ अपरिचित है। गद्दा, अपार्टमेंट में फैली फफूंद की गंध, दीवारों पर यहाँ वहाँ लिखे गए पागलपन भरे शब्द। अपार्टमेंट दरवाजे पर एक और दस्तक से हिल उठता है। इस बार यह मुट्ठी के प्रहार से ज्यादा खुले हाथ की थाप जैसी लग रही है। ऐसा लगता है कि जो कोई भी दरवाजे के पीछे है वह हार मानने वाला है। लिव, कृपया अंदर आने दो, ब्रिटिश लहजे वाला एक आदमी विनती करता है। मैंने बिना आस्तीन वाली तंग शर्ट और बिकिनी पैंटी पहनी हुई है। मुझे नहीं पता कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, इसलिए मैं अलमारी के हैंडल से लटकती हुई एक बड़ी हुडी पकड़ती हूँ और मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ती हूँ। तुम कौन हो?
और तुम क्या चाहते हो? मैं चिल्लाती हूँ। लिव। उसकी आवाज में राहत सुनाई देती है। मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित था। कृपया मुझे अंदर आने दो। ये टेड है। मैं जासूसी छेद, पीप होल के पास जाती हूँ। जीन्स और भूरी बॉम्बर जैकेट पहने एक आदमी दूसरी तरफ खड़ा है और कंधे के ऊपर से डरकर पीछे देख रहा है। मैं टेड नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता। मैं कॉलर पकड़कर कहती हूँ, नहीं, तुम जानती हो, तुम मुझे याद नहीं करती लिव। जैसे तुम अपार्टमेंट को याद नहीं करती जहां तुम जागी थी। तुम बहुत कुछ याद नहीं करती। स्थिति बहुत जटिल है जिसे दरवाजे के बाहर से समझाया जा सके। मुझे अंदर आने दो और मैं सब कुछ समझा दूंगा। मैं पहले से ही बोल्ट खोलने ही वाली होती हूं कि तभी मेरी नजर दरवाजे के फ्रेम पर चिपके एक कागज पर पड़ती है। वहां लिखा है, किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलो। नीचे हस्ताक्षर है, टेड के अलावा। मैं फिर से छेद से देखती हूँ। वह बेचैनी से अपनी गर्दन खुजला रहा है। कुछ मुझे संकेत दे रहा है कि मैं इस भूरे बालों वाले और सुंदर गालों पर, डिंपल वाले आदमी पर भरोसा कर सकती हूँ। मैं कुंडी घुमाती हूँ और उसे अपार्टमेंट में आने देती हूँ। वह अंदर आता है और तुरंत अपने पीछे दरवाजा बंद कर देता है। यह देखने के लिए छेद से बाहर देखता है कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। लिव, मेरे पास स्पष्टीकरण के लिए ज्यादा समय नहीं है। वह कहता है, तुम खतरे में हो। मैंने एक अपार्टमेंट किराए पर लिया है जहां तुम रह सकती हो जब तक कि हम कुछ और नहीं सोच लेते। अपनी कोई भी कपड़े ले लो, हमें बहुत जल्दी यहां से निकलना होगा। मैं मुश्किल से उसकी बात सुन पा रही हूं जब मेरी नजर धुंधली सरसों जैसी रोशनी से सराबोर अपार्टमेंट पर पड़ पड़ती है जहां जाहिर है मैंने रात बिताई थी। पुराने फट चुके सोफे की चमड़े की कोटिंग से गद्दी बाहर निकल रही है और बिखरी हुई कॉफी टेबल बाहर से ली गई कॉफी के खाली कपों से भरी हुई है। हर जगह दवाओं के ब्लिस्टर पैकेट बिखरे पड़े हैं। मुझे घिन आ रही है कि मैंने ऐसी गंदी जगह पर रात बिताई। मैं कहाँ हूं और तुम कौन हो? मैं पूछती हूं। वह अपना दाहिना हाथ जैकेट की जेब में डालता है जैसे हथियार निकाल रहा हो। मैं अनजाने में झिझकती हूं, डरती हूं कि वह मुझे चोट पहुंचाएगा। वह धीरे धीरे अपना हाथ बाहर निकालता है और एक फोटो निकालता है। हम दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए कैमरे में मुस्कुरा रहे हैं। मैं अपनी उंगली पर चमकदार हीरे की अंगूठी दिखा रही हूं। ये उस दिन लिया गया था जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था लिव। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रही हूं। हमारे चेहरों पर निश्चिंतता के भाव देखकर स्तब्ध हूं। मैं तुम्हें याद क्यों नहीं करती? लंबी कहानी है, मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हें यहां से बाहर निकालना होगा लिव। वह बेडरूम में जाता है और हैंगर से कपड़े उतारता है, उन्हें स्पोर्ट्स बैग में डालता है। वह मुझे जीन्स और स्वेटर फेंकता है और मैं जल्दी से कपड़े पहनती हूं जबकि वह सामान इकट्ठा कर रहा है। स्लीपिंग मैट के पास एक टूटी स्क्रीन वाला फोन पड़ा है। मैं इसे अपनी जीन्स की पिछली जेब में डाल लेती हूं और बड़े जेब वाले लंबे कार्डिगन से ढक लेती हूं। जब मैं पूरी तरह तैयार होकर बेडरूम से बाहर आती हूं तो वह लिविंग रूम में कॉफी टेबल पर अव्यवस्था में कुछ ढूंढ रहा है। तुम्हारा जर्नल लिव, वह कहाँ है? कौन सा जर्नल? मैं स्तब्ध होकर लिविंग रूम की दीवार की ओर देखती हूं। क्या दीवार एमी और मार्को की तस्वीरों और अखबारों की कतरनों के ढेर से भरी हुई है। नोट्स के बीच सीधे दीवार पर विभिन्न दिशाओं की ओर इशारा करते हुए तीर खींचे गए हैं।
यह क्या है? मैं बाद में समझाऊंगा। हमें यहां से निकलना होगा। तुम खतरे में हो। मैं कल वापस आऊंगा, जर्नल और वह सब कुछ ढूंढने के लिए जो तुम्हें चाहिए हो सकता है। वह दरवाजा खोलता है और उसे थोड़ा खोलकर अपना सिर बाहर निकालता है ताकि कॉरिडोर में देख सके। हम गंदे घुटन भरे कॉरिडोर से गुजरते हैं जिसमें सीलन और तैलीय रसोई की गंध आती है। लिफ्ट लेने के बजाय हम आपातकालीन सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ऊपर भागते हैं और इमारत के पीछे की गली में निकल जाते हैं। मैं सड़क की ओर बढ़ती हूं, लेकिन वह मुझे अपने हाथ से रोक देता है। रुको। वह गली से एक कदम बाहर निकलता है, यह जांचने के लिए कि सब कुछ साफ है। वह मेरा हाथ पकड़ता है और मुझे सड़क पर आगे पार्क की गई एक चांदी की कार की ओर ले जाता है, जिसे वह रिमोट कंट्रोल से अनलॉक करता है। वह स्पोर्ट्स बैग को ट्रंक में डालता है और मुझे पीछे की सीट पर जाने, लेटने और सिर न उठाने के लिए कहता है। वह सीट बेल्ट लगाने से पहले ही इग्निशन चालू कर देता है। नीचे लेटी रहो लिव। वह मेरी तरफ मुड़कर देखता है। मैं सब कुछ सुरक्षित जगह पर समझा दूंगा। अध्याय 48, बुधवार 19:21। सड़क की लाइटें गर्म रोशनी दे रही थीं जब जैक लावेल ने अपनी कार को ब्रुकलिन की उस इमारत के सामने पार्क किया जहां लिव रिज और एमी डेकर रहा करती थीं। लावेल और हल्लेडे अपनी सीटों पर पीछे झुक गए और उस अपार्टमेंट में अब रहने वाले जोड़े के पीछे से प्रकाशित आकृतियों को देख रहे थे। वे पर्दे के पीछे छाया नाटकों में कठपुतलियों की तरह हिल रहे थे और रात का खाना बना रहे थे। रसोई की खिड़कियों के नीचे स्थित इमारत का बाहरी दरवाजा बंद था और शाम के धुंधलके में था। लिवरिज सुबह ही यहां आ गई थी, इस पक्के विश्वास के साथ कि वह अभी भी यहीं रहती है। वे सभी संभावनाएं थीं कि वह फिर से वापस आएगी। अगर वह सो जाती है और उसे याद नहीं रहता कि पिछले 2 वर्षों में क्या हुआ था। वह ऐसे जी रही है जैसे एक ही दिन को बार बार जी रही हो, हल्लेडे ने कहा। वह हर सुबह यह सोचकर उठती है कि जीवन वैसा ही है जैसा 2 साल पहले था, इससे पहले कि वह लगभग मार दी गई थी। मुझे दुख होगा अगर मैं न सोचूं कि उसने टेड कोल को मार दिया, लावेल ने टिप्पणी की। जो चामस ने हमें बताया उसके बावजूद मैं यहां आने के रास्ते में यही सोच रहा था, लावेल ने कहा। हम डेकर और रेजियो की हत्याओं की जांच नहीं कर रहे हैं, हम टेड कोल की हत्या की जांच कर रहे हैं। हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सबूत लिव रिज की ओर कोल की हत्यारी के रूप में इशारा करते हैं। शायद ऐसा ही लगता है क्योंकि हम अभी भी बहुत कम जानते हैं, हल्लिडे ने विरोध किया। बाहर गिटार केस वाला एक दाढ़ी वाला हिपस्टर उस वैन में सवार हो गया जो कारों से भरी तंग सड़क पर उसे लेने के लिए रुकी थी। लिवरिज के उंगलियों के निशान हत्या के स्थान पर पाए गए थे। खिड़की पर जागो लिखा होना यह वही वाक्यांश है जिसे वह खुद के बारे में लिखती है, एक सोशल वर्कर के शब्दों के अनुसार। चलो, भूलना नहीं चाहिए, पीड़ित लिवरिज का पूर्व मंगेतर था और उसकी शादी जल्द ही होने वाली थी। हर कोई अपने पूर्व मंगेतरों को सिर्फ इसलिए नहीं मारता क्योंकि वे शादी कर रहे हैं, हल्लिडे ने जोर देकर कहा। मैंने अपने पूर्व मंगेतर को नहीं मारा। वास्तव में मैं उसकी शादी में थी, उसके और उसकी दुल्हन के साथ नाच रही थी और मैंने टोस्ट में से एक भी बोला था। मेरे भाषण के अंत तक दूल्हा दुल्हन से ज्यादा शर्मिंदा हो गया था। आप अस्थिर स्थिति में नहीं हैं, नींद की कमी के कारण मनोविकृति साइकोसिस में नहीं लाई गई है और आपकी उंगलियों के निशान हत्या के स्थान पर हर जगह नहीं है, लावेल ने कहा। तनावपूर्ण चुप्पी के बाद
वह हॉलिडे की ओर मुड़ा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि टेड कोल को किसी और ने मारा है ना? मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि यह मामला एक हिमशैल, आइसबर्ग जैसा है। हम जितना अधिक जानते हैं, उतना ही हमें पता चलता है कि हम केवल सतह पर मौजूद हिस्सा देख रहे हैं। उसने जवाब दिया। मैं किसी को हथकड़ी पहनाने से पहले और अधिक जानना चाहती हूं। समय खिंच रहा था। लावेल ने बेचैनी से स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियों से ड्रम बजाया, जबकि वे लिव रिज के पुराने अपार्टमेंट ब्लॉक को देख रहे थे। मुझे इंतजार करना मार रहा है, हॉलिडे ने जमाई को दबाते हुए बड़बड़ाया। यह अनुभव के साथ आता है। टी अक्षरों वाले जोड़े के लिए 2 टी अक्षरों का क्या मतलब है? धैर्य और परिश्रम। सेना में भी ऐसा ही था। हम दिनों हफ्तों तक इंतजार करते थे कि आतंकवादी अपने ठिकाने से बाहर ना आए। जब वे बाहर आते थे तो आधे मामलों में दूसरी टुकड़ी लड़ाई में शामिल हो जाती थी और सब कुछ मिनटों में खत्म हो जाता था। ऐसा लगता है आप इसे याद कर रहे हैं। हम सभी सेवा के दौरान इसे नफरत करते थे। हम घर वापस जाने का इंतजार नहीं कर सकते थे। हम सचमुच दिनों की गिनती करते थे। लेकिन जैसे ही हम घर पहुंचे, हम सभी ने नुकसान महसूस किया। हम एक दूसरे को याद करते थे। मुझे लगता है कि हम सैन्य जीवन को भी याद करते थे। मुझे वह भयावह सुबह की वेकअप कॉल भी याद आती है। कल्पना करें कि हर सुबह भोर में आपको जगाया जा रहा है। वह रूखेपन से हंसी। शायद नागरिक जीवन में लौटना कठिन था। दूसरों के लिए यह बदतर था। आपके दोस्त टॉम के बारे में क्या, जो मारा गया था? लावेल ने पूछा। दिग्गजों में आत्महत्या की दर नागरिकों की तुलना में दोगुनी से अधिक है। आप वापस पटरी पर कैसे आए? मैं न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में शामिल हो गई, हॉलिडे ने जवाब दिया, यह उम्मीद करते हुए कि यह चर्चा का अंत करेगा। वह उन काले दिनों के बारे में बात नहीं करना चाहती थी जिनसे वह गुजरी थी जब उसका पहला अनुबंध समाप्त हो गया था। पछतावे और राहत के मिश्रण का एक शक्तिशाली संयोजन था। अपराध बोध भी था कि उन्होंने स्थानीय अनुवादकों और अन्य अफगानों को छोड़ दिया जिन्होंने उनके साथ संपर्क किया था, जिनके जीवन हमेशा खतरे में होंगे यदि आतंकवादी थोड़ा भी संदेह करते हैं कि उन्होंने अमेरिकी सैनिकों की मदद की थी। हॉलिडे ने अपने मुखबिरों में से एक को अमेरिका लाने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी। वह एमार्ड था, एक मेडिकल छात्र जिसका भाई एक आतंकवादी समूह में था। एमार्ड ने उसे मूल्यवान जानकारी देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी कि मानवतावादी सहायता ले जाने वाले काफिले को उड़ाने की योजना है। उसे एमार्ड को निकालने के अपने प्रयासों के लिए नियोजित समय से 2 सप्ताह पहले ही फिर से तैनात होने का आदेश दिया गया था। उसे अफगानिस्तान से अपने अचानक प्रस्थान और उन्हें पीछे छोड़ने के लिए खुद को संभालने में बहुत समय लगा, बिना यह बताए कि उसने उन्हें निराश किया है। कुछ समय के लिए अपराध बोध की भावना उसमें इतनी गहराई से समा गई कि उसने लगभग उसे निगल ही लिया। पुलिस में काम मेरे जीवन को अर्थ देता है। जो अर्थ नहीं ढूंढ सकते वे पीड़ित होते हैं। हॉलिडे ने जल्दी से विषय बदल दिया। मैं आपसे एक राज की बात साझा करती हूँ। मुझे आपसे थोड़ा डर लगता है जैक, उसने मजाक किया। वास्तव में मुझे लगता है कि अधिकांश जासूसों की यही राय है। आप ऐसी महिला नहीं लगती जो किसी चीज से डरती हो। ठीक है, मान लेते हैं कि मैं आपसे डरती हूँ। डरती नहीं हूँ, उसने स्पष्ट किया। शहर के सभी जासूसों में आपका सबसे ऊंचा क्लियरेंस रेट मामले सुलझाने की तरह है। आप अकेले काम करना पसंद करते हैं, नियमित रूप से विज्ञापनों के अभियानों से इनकार करते हैं। आपको गुरुवार को ड्रिंक्स के साथ पार्टियों में जाने के लिए मजबूर करना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।
मैं एक हत्या का जासूस बनना चाहता था, एक आकर्षक पद वाला क्लर्क नहीं, भले ही उन्हें अधिक पैसा मिलता हो। बाकी के लिए तो मैं अपने भागीदारों के प्रति बहुत आलोचनात्मक हूं। अंत में कप्तान ने हार मान ली और मुझे अकेले काम करने दिया। आपने ड्रिंक्स वाली पार्टियों के बारे में मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा बेटा लगभग हमेशा गुरुवार को रात भर मेरे साथ रहता है। मैं वैसे भी उसके साथ बहुत कम समय बिताता हूं। लावेल ने कार रेडियो चालू कर दिया। वे चुपचाप सुनने लगे कि कैसे अलीशा कीज कड़ाही, पैन डहे और कटलरी के ऑर्केस्ट्रा की धीमी आवाजों के बीच कंक्रीट के जंगलों में सपनों के बारे में गा रही थी, जो अपार्टमेंट से आ रही थी। हॉलिडे ने महसूस किया कि भूख के कारण उसका पेट मरोड़ खा रहा था। उसने खुद से कहा, रात के खाने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। मेरा विश्वास करो और वापस नहीं आएगा। उसने कहा, ये अफवाहें हैं। इलाके में अफवाहें शाम के समाचारों से अधिक सटीक हैं, हॉलिडे ने टिप्पणी की। इस मामले की जांच में, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप मुझे परखें। कप्तान जानना चाहता है कि आप क्या सोचते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, दबाव में आप कैसे काम करते हैं। वह यह भी जानना चाहता है कि क्या आप टीम में अच्छा काम करते हैं। अलेक उत्कृष्ट जासूस है, उसे बदलना मुश्किल होगा। आप कप्तान को मेरे बारे में क्या बताने वाली हैं? हॉलिडे ने पूछा। कहने के लिए बहुत जल्दी है, हालांकि मैं अभी तक प्रभावित हूं, इस तथ्य के बावजूद कि हम इस मामले में लिव रिच को हमारी मुख्य संदिग्ध बनाए रखने के बारे में असहमत हैं। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि हम असहमत हैं, उसने कहा। मैं उन लोगों के साथ काम करना पसंद करता हूं जो अपनी राय व्यक्त करने से नहीं डरते। बहुत से लोग आत्म सेंसरशिप का सहारा लेते हैं क्योंकि वे दूसरों को नाराज करने से डरते हैं, या कुछ ऐसा कहते हैं जो प्रचलित राय के खिलाफ जाता है। मैं ऐसा नहीं हूं। मैं खुली, तर्कपूर्ण बहस को महत्व देता हूं। मुझे लगता है कि यह हमें बेहतर जासूस बनाता है। आगे सड़क पर काम से घर लौट रहा एक आदमी कचरे के डिब्बे को फुटपाथ की ओर धक्का देता है। लावेल उसे ध्यान से देख रहा था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए गोल्डी ऑडियो बुक्स के साथ। मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।